बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान अनवर है और मैं डॉक्टर मेडिकल सेंटर सवाबी में एचडीएम की स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो है सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। जैसे नाम से जाहिर है ये एक खास सीजन में एलर्जी होती है। अच्छा, इस मौजू पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिजीज़ के बैकग्राउंड के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे एक मुल्क में सिक्योरिटी या डिफेंस के लिए आर्मी, पुलिस और सिक्योरिटी के और इदारे थे और वो इंजीनियर्स लोगों या जो मुल्क में फसाद फैलाते हैं या दहशतगर्द होते हैं उनको पकड़ते हैं या मारते हैं और मुल्क की हिफाजत करते हैं। इस तरह हमारे जिस्म में भी अल्लाह ताला ने डिफेंस का सिस्टम बनाया है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और जिस तरह पुलिस, फौज और सिक्योरिटी के दूसरे इदारे होते हैं, इस तरह इस इम्यून सिस्टम के भी काफ़ी कंपोनेंट्स और मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो अपना अपना काम बड़ी मजबूत तरीके से करते हैं। और इनमें एक जो सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ का है। जैसे हमारे जिस्म में कोई एलर्जन, एंटीजन या वायरस या जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से एंटर होता है, तो वो एंटीबॉडीज़ इसको ट्रैप करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि जिस्म में बीमारी न फैले या जिस्म को तकलीफ न पहुंचाए या नुकसान न हो। तो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में भी इस तरह होता है कि एक ख़ास सीज़न में, जैसे हमारे मुल्क में स्प्रिंग सीज़न में जो मौसम बहार का मौसम होता है, पौधों और दरख्तों पे जब स्प्राउटिंग होती है तो उस वक्त हवा में पोलेंस की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जिन लोगों को पोलेंस एलर्जी होती है जिसको हम सीजनल या इवन स्प्रिंग कटार उसको कहते हैं, तो स्प्रिंग की सीज़न में होता है। तो जब ये पोलेंस उसके नाक के अंदर सांस के जरिए अंदर जाते हैं तो नाक की जो झिल्ली है या म्यूकोजा है उसके ऊपर एक खास सेल्स होते हैं जिसको हम मास्ट मास्ट सेल्स कहते हैं। और इन मास्ट सेल के सरफेस पे एंटीबॉडीज होती है जो इन एंटीजन या एलर्जेंस को ट्रैप करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये एंटीबॉडीज की शक्ल इस तरह की होती है कि इसके दो लेंस होते हैं और एक तीसरा लेंस जो अटैच होता है। जब ये एंटीजन या एलर्जन को ट्रैप करते हैं तो इस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से मास्ट सेल के अंदर एक चेंज आती है या एक इर्तिआश होती है और उसकी वजह से सेल से एक ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं वो रिलीज हो जाता है। तो उसके अलामात फिर यही होते हैं कि हिस्टामिन की वजह से उस झिल्ली में आंख की जो झिल्ली है या म्यूकोजा है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इरिटेशन होती है और इसमें जो म्यूकस ग्लैंड्स या सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। उस तरह उसके अलामात फिर ज़ाहिर हो जाती हैं। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक दूसरी कैफियत है जिसको हम पेरिनियल राइनाइटिस कहते हैं, क्योंकि ये सीजनल राइनाइटिस एक ख़ास सीज़न में होता है, जबकि पेरिनियल राइनाइटिस साल के अक्सर हिस्सों में या पूरे साल के अंदर किसी भी वक्त मरीज़ को उसके अलामात ज़ाहिर हो जाते हैं। और इसके एलर्जन जो है ना, पोलेंस के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे माइट है, डस्ट है, पोलेंस भी है। और खुराक में भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको एलर्जी कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, नट्स वगैरह। इस तरह मैंगो है और चॉकलेट है और इवन मीट वगैरह और बहुत सारे और भी एलर्जन है जो आपको एलर्जी काज करते हैं, जो कि आप क्योंकि ये एलर्जन एनवायरनमेंट में हर वक्त मौजूद है, तो इसलिए इस एलर्जी को पेरिनियल राइनाइटिस कहते हैं। इससे मिलती जुलती एक और भी कैफियत है जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और एक वायरल डिजीज़ है। उसके अलामात भी इस तरह पेरिनियल या सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस की तरह होती हैं, लेकिन उनके अलामात बहुत सीवियर होती हैं। वो एक कंटेजियस डिजीज़ है, मुतादी है, एक बंदे से दूसरे को लग सकता है। खुशकिस्मती से हमारे मुल्क में वो इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है और अक्सर वो मुहलिक भी साबित हो जाती है। अच्छा, इस एलर्जिक राइनाइटिस या सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात क्या है? जैसे मैंने पहले बता दिया कि नाक में जब हिस्टामिन की रिलीज होती है तो उसमें इरिटेशन होती है और चीन के उसके साथ आती है, नाक से पानी बहने लगता है और नाक बंद होने की शिकायत होती है। इस तरह साथ थोड़ी हल्की बुखार भी हो सकता है, बदन में सुस्ती आ जाती है, बाद लोगों के आंखों से भी पानी आता है और उसमें सोजन भी है। तो ये उसकी अमूमी अलामात हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस एक ख़ास सीज़न में होता है और अमूमन पोलेंस की वजह से होता है। तो उस पोलेंस या एलर्जन से अगर आप कांटेक्ट को कम कर दें, अपने आप को बचा दें, तो आप बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। जैसे उस सीज़न में अगर आप
आउट डोर काम कर रहे हैं तो आप मास्क लगाएं करें, गाड़ी में जा रहे हैं तो शीशे बंद रखें, घर में हैं तो कोशिश करें कि खिड़कियां बंद रखें, और जब आप कोई डस्टिंग वगैरह करते हैं तो पानी की छिड़काव किया करें। इस तरह एक और भी आसान तरीका है जो मैं अक्सर अपने मरीज़ों को बताता हूँ कि आप गर्म पानी नमक डाल के नाक को धोया, अंदर से धोया करें। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो वो एलर्जन साफ़ हो जाता है, दूसरा ये कि नाक में जो सूजन और सिक्रीशन की बढ़ जाती है वो कम हो जाती है, तो आपको रिलीफ फौरी मिल जाता है। इसके अलावा हम डॉक्टर्स के लिए जो इलाज तजवीज़ करते हैं वो उसमें जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो एंटीहिस्टामिन है। जैसे मैंने बताया कि हिस्टामिन की वजह से ये सारी फसाद फैलती है, तो उसको न्यूट्रलाइज या ख़त्म करने के लिए जो दवाई है उसको हम एंटीहिस्टामिन कहते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ ट्रेड के और नामों से अवेलेबल है, लोरेटाडीन है, सिट्राजीन है, फिक्सोफेनाडीन है। तो अब हर एक डॉक्टर की अपनी चॉइस होती है और मरीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी दवाई उसके लिए मौजूद है। तो ये सिरप फॉर्म में भी होता है बच्चों के लिए और टेबलेट फॉर्म में भी होते हैं। लोरेटाडीन में अक्सर मरीज़ों को एडवाइस करता हूँ इसलिए कि इसकी इफ़ेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन तक होती है, मतलब 24 घंटे तक मरीज़ को रिलीफ मिलता है। दूसरा ये कि उसमें गनूदगी या सेडेशन कम है। तो हर एक डॉक्टर की अपनी चॉइस है, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको तजवीज़ करता हूँ। इसके अलावा एक और भी दवाई है जिसको हम मास्ट सेल स्टेबलाइज़र कहते हैं, जो मल्टीलुकास के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज़ होती है, तो वो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करके इसकी हिस्टामिन की रिलीज़ को बंद कर देती हैं और इस तरह मरीज़ को उसके अफाका होता है। अगर इन चीज़ों से या मरीज़ के अलामात ज़्यादा हों या वो उसको रिलीफ नहीं मिल रहा हो तो फिर हम नाक में लोकल स्टेरॉयडल स्प्रे और डीकंजेस्टेंट वो भी साथ दे देते हैं। बल्कि बसा औकात अगर मरीज़ को ज़्यादा अफाका नहीं हो रहा तो हम सिस्टमिकली या मुंह के ज़रिए से भी स्टेरॉयड की दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर नहीं लेना चाहिए। उसकी डेज वगैरह हम खुद एडजस्ट करते हैं और मरीज़ को एडवाइस करते हैं। एक और तरीका इलाज जो है ना वो डिसेंसिटाइजेशन या इम्यूनाइजेशन का है। जैसे हमारे पोलियो के लिए और मीज़ल के लिए इम्यूनाइजेशन का एक तरीका है जिसके हम वैक्सीन देते हैं। इसके लिए भी वैक्सीन बनते हैं और उसी एंटीजन के या एलर्जन के जो मरीज़ को ये बीमारी कर लेते हैं उसी का वैक्सीन बनता है, लेकिन वो उसके अपने स्पेशलिस्ट हैं और वो मरीज़ के लिए तजवीज़ करते हैं, उसका टेस्ट भी करते हैं पहले और बाद में उसके लिए वैक्सीन तैयार करके उसके डोज वगैरह वो खुद एडजस्ट करते हैं कि कितने वक्त के लिए इलाज करना है। तो वो एक और स्पेशलिटी है और उससे भी मरीज़ों को काफ़ी रिलीफ मिलती है, बल्कि जब वो सक्सेसफुल हो तो आलमोस्ट लाइफ लॉन्ग उसको रिलीफ मिल जाती है। ये एक कंसोलिडेटेड फॉर्म की मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दी सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस की। उम्मीद है आप सबको इसको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।